फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से हम कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं बना रहे थे। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी भी जो है व्यस्त शेड्यूल रहता है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ, बायोलॉजी लेक्चरर। तो शेड्यूल उसका भी रहता है, प्लस हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं मेडिकल से रिलेटेड या अन्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोर्ड्स की, तो उसमें भी थोड़ी व्यस्तता रहती है। और उसके पीछे एक मूल कारण ये था कि उस दौरान कोई भी एग्ज़ाम, जो भी फॉर्म आए हुए थे, उनके भी कोई डेट शेड्यूल नहीं थी। बार बार डेट पोस्टपोन हो रहा था और एक पता भी चल जाता है शासन स्तर पे कि कब क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो इसके कारण भी थोड़ी सी मतलब कि सुस्तता आप कह सकते हो। लेकिन अभी वो समय आ गया है हर तरीके से, जैसे बहुत अच्छा टाइम भी है, बहुत अच्छा मौसम मिलेगा आपको पढ़ने का। तो इस दौरान जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में आप लोग जुट भी गए हैं। सब लोगों ने नए फॉर्म भी फिल कर दिए हैं, पुराने फॉर्म के भी इंतजार में थे तो उसकी भी डेट्स आ गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेज़ी से गियर अप कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। उसी चरण में मुझे भी एहसास हुआ कि इस दौरान अगर मैं अप्लीकेंट्स की मदद कर पाऊँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि उनके किसी चरण में थोड़ी मदद किया और उनको सिलेक्शन में आसानी हुई। तो इस वीडियो लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया है, तो अब आपको लगभग कंटिन्यूअसली लेक्चर्स मिलेंगे। हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके प्री होंगे जीआईसी लेक्चरर बेसिकली, और जो एलटी हैं, और साथ ही साथ दिसंबर में जो आपका एलटी टीजीटी जो है डेट प्रपोज्ड है, और 16 अक्टूबर का भी है। तो इन सब के लिए हम थोड़े थोड़े वीडियो लेक्चर और साथ में PYQs लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल के जो आए हुए हैं, उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो हमसे आप जुड़े रहिए। अब जो है आपको लगातार लेक्चर मिलेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। टॉपिक तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स है, बट ऐसा नहीं कि केवल प्लांट्स के बारे में ही इसमें चर्चा होती है। एक कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे कोर्स का जब डिवीजन बायोलॉजी में होता है तो प्लांट्स और कुछ प्लांट्स में बॉटनी में टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ जो है आपके जूलॉजी में दे दिया जाता है। तो इसका मतलब कतई नहीं होता है कि केवल उसमें बॉटनी के बारे में पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स कॉमन हैं बॉटनी में, कुछ टॉपिक्स हैं जो केवल बॉटनी से रिलेटेड हैं, कुछ टॉपिक्स जूलॉजी में है केवल जूलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ टॉपिक कॉमन है। तो ये उन्हीं में एक टॉपिक है कॉमन। जैसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो, जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, जैसे आप इकोलॉजी पढ़ते हो, तो ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। इनको केवल बॉटनी नहीं कह सकते, केवल जूलॉजी नहीं करते, दो इनको हम लोग पढ़ते बॉटनी में हैं। तो यहाँ से रेस्पायरेशन इन प्लांट्स हमको डिस्कस करना है आज। इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, बात को समझना जरूरी है कि जो रेस्पिरेशन होता है इनके दो चरण होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म हमने लिख दिया। अभी टॉपिक क्या है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, लेकिन हमने लिखा क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज का। तो सबसे पहले जिसके आधार पे, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्योंकि आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म दो जो है टर्म्स के सम होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उपचय और अपचय। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है काटना, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं आप लोग, तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। मतलब जो भी सबस्ट्रेट होगा हमारी जो है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो ब्रेक डाउन होगा जिससे हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो कंपाउंड्स में स्टोर है, और जब उन कंपाउंड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं तो वही एनर्जी हम यूज करते हैं, और वो यूज भी करते हैं और उसको हम लोग जो है स्टोर भी कर लेते हैं। जैसे ही समझिए कि जैसे हम लोग कुछ अर्न करते हैं तो सारे पैसे तो खर्च नहीं कर देते एक बार में, कुछ पैसे हम इमीडिएटली खर्च कर देते हैं, कुछ हम उसको बैंक में रख देते हैं या कहीं भी हम रख देते हैं जहां से हमको इजीली रिक्वायरमेंट पड़ने पर अवेलेबल हो जाए। उसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी होगा कि हम जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को ब्रेक करेंगे तो जो कुछ एनर्जी इमीडिएटली प्रोसेस में यूज हो जाएगा, कुछ एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको जब भी जरूरत पड़े हम यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यही आएगा कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्या है। मतलब गैसेस एक्सचेंज लेवल पे बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एनिमल में एक सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करता है, जिसमें लंग में हम लोग जानते हैं कि लंग क्या करता है,
कि जो भी जो है बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेता है, इनहेलिंग प्रोसेस, मतलब इसको इंस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें हम जो है ऑक्सीजन को अलॉन्ग विथ एयर को वैसे हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मेजर पार्ट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ब्रीथ इन क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है, और ब्रीथ आउट क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लगातार प्रोड्यूस होती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लाइक ए कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में निकलती मतलब प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। इसको दो सिस्टम बेसिकली बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम किडनी होता है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू भी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बाहर निकलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिलता है जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे जाने पर जो हमें कमजोरी महसूस होती है, उसके कारण यही है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन कम है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उस स्ट्रेस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट ब्रेक होते हैं। तो ब्रेक होने से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उस रेशियो में ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक मतलब थकावट, सिकनेस फील होती है। इसका सबसे सरल तरीका होता है कि जब भी आप अल्टीट्यूड में जाइए तो वहाँ पे आप ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन के लिए टूर प्लान करें, तो उसमें और इजी मतलब प्रोसेस को बहुत स्लो रखें अपने जो घूमने का, टहलने का, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत तेजी से प्लेन्स की तरह काम नहीं कर पाएंगे, तभी आप रहें। क्योंकि उसमें क्या होता है, किडनी को टाइम मिलता है, तो किडनी क्या करता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करती रहती है। तो दो सिस्टम हमारी बॉडी में वैसे काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एनिमल का हम जो है लंग बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन जो है लंग में जाएगा, फिर लंग से जो हो हार्ट में जाकर के ब्लड के थ्रू वो सेल तक पहुंच जाता है। मतलब अल्टीमेट जो टारगेट है हमारे रेस्पिरेटरी जो है सबस्ट्रेट को ब्रेक करने का ऑक्सीजन के थ्रू, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है थ्रू सर्कुलेशन ही सेल के पहुंचता है, और सेल के अंदर जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, लाइक वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो दोनों जगह हमारी पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, जिसको हम आगे पढ़ते रहेंगे। सेकेंड देखते हैं कि इसमें प्लांट है, तो प्लांट में जो है क्या होता है कि लीफ होती है, तो लीफ के पास स्टोमेटा होता है जो ओपनिंग है, जिसमें क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे हम देखते हैं कि टेक इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंट में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे सोर्सेज से वो जनरेट होता रहता है, तो उसको वहाँ से जो है हार्वेस्ट करना, वहाँ से रिमूव आउट करने का काम प्लांट्स करते हैं। तो इसलिए प्लांट सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर जो है अमाउंट, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। और उसी तरीके से ऑक्सीजन को आउट करते हैं। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑक्सीजन। तो प्लांट जो है भी रिस्पायरेशन करता है, तो जितना ऑक्सीजन उसको अपने लिए यूज करना होता है उतना तो यूज कर लेता है, लेकिन जो एक्सेस में ऑक्सीजन होता है उसी को वो जो है गैसेस एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और इन दोनों के जो है रेशियो में ये एक्सचेंज करता रहता है। अगर प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाए, तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी स्लो डाउन हो जाएगा। ये भी हम आगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर्स में समझेंगे कंसेप्ट वाइज। सेकेंड पार्ट ये आता है कि अभी तो हमने ये समझ लिया कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्या है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है, चाहे प्लांट्स में लीफ में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो, चाहे एनिमल में थ्रू लंग गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो, दोनों का पर्पज यह है कि ऑक्सीजन को अवेलेबल कराना, ऑक्सीजन को अवेलेबल कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को जहां जो है पहुंचाना है वहां पहुंचा देना। लाइक जैसे एनिमल में बाहर निकालना है और प्लांट में अंदर करना है। तो ये दोनों प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज के अंतर्गत आता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को अवेलेबल कर लेते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है क्या होता है कि रेस्पिरेशन नहीं होता है, लेकिन उस दौरान क्या होगा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। मतलब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब हम करेंगे तो हमको बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा एनएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरिया भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो उनमें ऐसा होता है। हमारी बॉडी में भी होता है जब हम जो है आपका एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। कब करते हैं हम समझेंगे इसको आगे।
लेकिन आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे मेन जो होता है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट पर ही फोकस ज्यादा रखेंगे क्योंकि पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस इसी कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करेगा। लेकिन कुछ जो कंडीशंस में फैट भी यूज होता है, ठीक है, और कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जहाँ पे प्रोटीन यूज होता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर जो है फैट होता है, फिर आपका प्रोटीन होता है। तो जो हम और ये हमारे साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करता है, ये इसका जो है परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है। प्रोटीन, इसको हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं बिकॉज इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड यूज्ड बाय आवर सेल टू प्रोड्यूस द एनर्जी। हमारी सेल जो है उसको यूज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी जो है टाइम टू टाइम। तो हमें इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो वो सबस्ट्रेट जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, हमको पता है कि हमारा साइटोप्लाज्म जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें साइटोप्लाज्म में आपको पता है कि सबसे ज्यादा वाटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब वाटर कितना है, तो एनिमल में अलग होता है। एनिमल में वाटर का जो मात्रा होता है वो 70% होता है, और प्लांट में इसकी मात्रा जो होती है वो वाटर की वो हमारी 90% होता है। और ये पूछता भी है कि प्लांट्स में एनिमल्स में पूछ भी सकता है, तो 70% होता है। इसीलिए हम जब कॉमन लिखते हैं तो साइटोप्लाज्म कंपोजिशन तो 70 to 90 लिखते हैं, लेकिन ये डिफरेंस होता है। प्लांट में अधिक होने के पीछे रीजन ये होता है कि इसके पास वैक्यूल होता है, क्योंकि प्लांट तो कहीं मूव नहीं कर सकता अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा वाटर का। इसके लिए इनको वाटर बॉटल, इसको इनका वाटर बॉटल भी कह सकते हो। इसके अंदर जो है वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो है मिनरल वाटर होता है उनके अंदर, मतलब इसके अंदर वैक्यूल में जो वाटर होता है वो मिनरल में उसमें डिजॉल्व रहते हैं। तो प्लांट की रिक्वायरमेंट को जब भी जरूरत पड़ती है तो पूरा करते हैं, तो इसलिए इसमें वाटर ज्यादा होता है, वाटर की मात्रा। तो ये हमारा एनिमल और प्लांट में वाटर है। तो बाकी ये तो अच्छा, ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक जो है आपका कंपाउंड है। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट इज प्रोटीन। यहाँ पे देखिए प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। प्रोटीन जो होता है हमारा जो है 7 to 14% होता है। 7 to 14% मतलब कि ये होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आपका फिशेज होती हैं, मछलियां जो होती हैं उनमें कई बार 30% हो जाता है कुछ मछलियों में, तो ये बढ़ सकता है। लेकिन 7 to 14% मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्लांट और एनिमल्स में उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इसलिए ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होने लगेगा एज ए सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो दो तरह का रेस्पिरेशन होगा ऑन बेसिस ऑफ जो है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इतना आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन के बारे में। अब इन सारे प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे कि हमको ऑक्सीजन मिल गया है, अब हम सबस्ट्रेट को यूज करना स्टार्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जब भी वीडियो लेक्चर आपको क्रिएट करेंगे और जल्दी जल्दी आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जल्दी टॉपिक हम कवर करेंगे, सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग। तो हम उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे इस बार, और टॉपिक्स को भी आपके कवर करते रहेंगे। तो इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का और होता है ऑक्सीजन के यूज के बेस पे। तो देखेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फिर रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे लाइक ग्लाइकोलिसिस, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके थ्रू हम कंप्लीट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमें कितनी एटीपी दोनों से प्राप्त होती है जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। किसमें तीनों स्टेप चलता है, किसमें स्किप्ड रहता है स्टेप, लाइक जैसे आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे रिक्यूल ग्लाइकोलिसिस होता है, इसलिए। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ दो और स्टेप हो जाते हैं जिसमें हम क्रेब्स साइकिल और एटीएस भी कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ेंगे वो कॉमन पाथवे है, चाहे किसी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा हो, ग्लाइकोलिसिस को होना है ही, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनलाइन सेशन। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके आगे हम थोड़ी सी और ज्यादा कंटेंट क्रिएट लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस ऑनलाइन सेशन।